हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 17 गो श्रीनगर से श्रीनगर पढ़ेंगे। गो श्रीनगर से श्रीनगर माने कोचीन से श्रीनगर की यात्रा का वर्णन है। ये लेखक है डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर। इन्होंने केरल के विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर कार्य किया। केरल के विश्वविद्यालय के जो हिंदी विभाग था उसके वो प्राध्यापक और विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी रहे। और इसके साथ ही इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी शहर सो रहा है, उठता चांद, डूबता सूरज, फूल और कांटे। ये एक यात्रा वर्णन है। यात्रा वृतांत माने यात्रा वर्णन है। लेखक ने भारत के विशाल छोर माने एक विशाल किनारा कोचीन से श्रीनगर तक की मनमोहक, मन को आकर्षित करने वाली, आनंद देने वाली, मनमोहक और रोमांचकारी माने जहां हर्ष और भय दोनों का ही मिला जुला वातावरण हो, जैसा हमें ऊंचे झूले झूलते समय होता है। तो ऐसी रोमांचक और मनमोहक यात्रा का वर्णन किया है, क्योंकि जब पहाड़ियों से बस गुजरती है तो रोमांच का अनुभव होता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से। और यात्रा के दौरान हिमालय के पर्वतों का सौंदर्य है, छोटे बड़े पर्वत हैं, उनकी सुंदरता है। दूसरी तरफ छोटे बड़े पर्वत हैं तो दूसरी तरफ हरे भरे छोटे बड़े मैदान हैं। डल झील है जिसमें तैरते हुए बाघ हैं, फूलों से सजी हुई नावें, शिकारें हैं। ये सारा प्राकृतिक सौंदर्य वहां के सैर करने वाले पर्यटक है ना, जो वहां की सैर के लिए जा रहे हैं, तो उन पर्यटकों के मन को आनंद से भर देता है, अभिभूत कर देता है, आनंद से भर देता है। इस अवर्णीय, ये ऐसा सौंदर्य है जिसके वर्णन के लिए शब्द नहीं मिलते। ये अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरी सुंदर दृश्य या सुंदर स्थान है ही नहीं। ये जो आनंद का अनुभव है वह स्वयं यहाँ की यात्रा करके ही अनुभव किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि वो उसके साथ जो सहयात्री थे, उनके साथ यात्रा करने वाले लोग थे, उनका भी जो आत्मीय व्यवहार था वो इस वर्णन को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। विशाल भारत माने भारत एक विशाल देश है। इसके दो छोर हैं, कन्याकुमारी से हिमालय तक। हिमालय जहां पर्वतों की भूमि है, वहीं पर कन्याकुमारी में समुद्र है। तो कन्याकुमारी के सागर तरंगे माने समुद्र की लहरें अपनी मंद हंसी से हमें जहां एक और आश्चर्यचकित करती हैं, वहां सागर की झाग, समुद्र के किनारों पर बनती हुई झाग को देखकर लेखक के मन में कई बार कश्मीर को देखने का, मैंने उस सफेद झाग को देखकर कश्मीर की बर्फ से ढकी हुई चोटियां देखने की इच्छा जागी। और उसे लगा कि अगर ये बर्फ से ढकी हुई चोटियों की एक झलक मिल जाती, एक झांकी माने एक झलक मिल जाती तो कितना अच्छा होता। यात्रा साहित्य माने किताबों में लेखक ने कई बार कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन पढ़ा था। पढ़ते पढ़ते बार बार ये इच्छा उभर आती थी। ईश्वर, अब लेखक कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा मुझे कोरी कल्पना में माने मैं कश्मीर देखने के सपने देखूं, बस इसी में संतुष्ट रखने की नहीं थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर अवसर दिया, सुयोग मैंने सुंदर अवसर दिया। और लेखक एक दिन गो श्रीनगर से श्रीनगर की यात्रा के लिए निकल पड़े। कश्मीर का जो नाम है, कश्मीर का नाम सुनते ही प्रत्येक भारतीय के हृदय में कश्मीर को देखने की इच्छा जाग उठती है ना। ये नाम भारतीयों को लुभाता है। किसी ने यहां तक कश्मीर के बारे कहा है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही है। कहा जाता है कि आज जहां घाटी है वहां पर पहले सतीसर झील हुआ करती थी, जो पर्वतों के बर्फ पिघलने से बनी थी। महाभारत काल में, महाभारत जो कि पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें भी कश्मीर के शासकों, राजाओं की कहानियां मिलती हैं। आगे जब से हम प्रामाणिक युग मानते हैं, ये तो बहुत बहुत प्राचीन है ना,
लेकिन जब से प्रमाण मिलते हैं, इतिहास में साक्ष्य सबूत मिलते हैं, तब से सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार और स्तूप बनवाए थे। इतिहास की अगर हम लंबी हिस्ट्री में लंबी परंपरा देखते हैं तो सम्राट ललितादित्य, ये इनका नाम विशेष रूप से वर्णनीय है। यहाँ पर इनका वर्णन मिलता है ललितादित्य का, जिनका साम्राज्य बहुत ही धन धान से समृद्धशाली था, बहुत विस्तृत था, बहुत फैला हुआ था और धन धान से भरपूर था। वे स्वयं एक साहित्यकार थे, लेखक थे और कला प्रेमी भी थे, है ना। सभी तरह की संगीत कला या और अन्य नृत्य कला, सभी कलाओं को महत्व देते थे। कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा लेखक ने रेल के द्वारा की और अनेक प्रदेशों से गुजर कर वो जम्मू तवी पहुंचा। जम्मू क्या पर्वतों का नगर है, तो जम्मू पर्वतीय नगर से श्रीनगर की बस में वो बैठने गया। मन अत्यंत जोश से भरा हुआ था, उत्साह में भरा हुआ था कि अब वो यात्रा, अब जल्दी ही उन्हें कश्मीर देखने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जब वह बस में बैठने जा रहे थे तो प्रभात सुबह की जो ठंडी हवा थी उसमें चुभन थी, है ना, वो चुभ रही थी शरीर को, बहुत ठंडी थी, जैसे रोंगटे खड़े कर देती है, ऐसी शीतलता थी, ठंडक थी उसमें। सोचा कि यहां से लेकर माने जम्मू तवी से श्रीनगर सिर्फ 5-6 घंटे की यात्रा होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ तो 12 घंटे की यात्रा बताई गई। ये सुनकर लेखक कुछ तो घबराए, लेकिन जब सुना कि एक ही बस चालक पूरा 12 घंटे तक बस चलाएगा तो लेखक और भी शक पका गया और भी भय लगने लगा। एक तरफ, क्योंकि इसका कारण ये था कि एक तरफ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिसमें से भारी पत्थरों के गिरने की आशंका थी, संभावना थी, और दूसरी तरफ अगर बस का टायर जरा भी फिसलता, क्योंकि जो रास्ते थे उन रास्तों से अगर थोड़ा सी भी स्लिप होती, बस फिसलती, तो जाकर पाताल में जो चिन्नाव नदी बह रही थी उसकी धारा में गिर जाती। वैसे पहाड़ी पथ पर लेखक पहले कभी न गए हों ऐसा नहीं था। केरल के रहने वाले लोगों के लिए तो कोई नई बात नहीं है। कालीकट और कालीकट से कैणूर से मैसूर, ये तीनों स्थानों का रास्ता भी पहाड़ी रास्ता ही है। कोटायम से तकड़ी का रास्ता भी कम पहाड़ी नहीं है ना। कोटायम और तकड़ी का रास्ता भी पहाड़ों से भरा हुआ है, और कभी कभी तो इतना ये भयानक डरावना हो जाता है कि जंगली हाथी भी सामने आ जाते हैं बसों के और हमला करने को तैयार रहते हैं। वो भी हिमालय की गोदी में, पर लेखक को लग रहा है कि हिमालय में जो इतनी विकट दशा है, माने जितनी विपरीत परिस्थितियां इंसान को जीवन जीने के लिए, उतनी कहीं अन्य नहीं है। रास्ते में देखा, लेखक जब बस जा रही है तो रास्ते में देख रहे हैं कि कठोर प्रकृति कैसी है। हिमालय की जो पर्वत हैं वहां पर रहने वाले लोग कठोर प्रकृति के साथ संघर्ष करते हैं, है ना, उसका डटकर सामना करते हैं, उससे समझौता करते हैं, उसके साथ तालमेल बैठाते हैं और प्रकृति से प्रेम करते हैं। और ऐसे दुर्गम, ऐसे पर्वतीय स्थानों में वो कृषि करते, खेती करते हैं, जंगल में मंगल मनाते हैं, माने ऐसे स्थानों में भी वो सुख आनंद का अनुभव करते हैं। रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे से कस्बे आते हैं। कस्बे क्या कहलाते हैं? ना तो ये गांव होते हैं और ना ही शहर होते हैं, दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो ये छोटे छोटे से कस्बे आते हैं। यहाँ पर कस्बों में दुकानें हैं, दुकानों की लाइनें, कतारें हैं, और छोटी बड़ी सी पाठशालाएं हैं, स्कूल भी है, होटल भी है और सिनेमा घर भी है। जो गांव में सिनेमा घर और होटल नहीं होते हैं ना, तो यहाँ पर होटल सिनेमा घर है, जिसके कारण ये शहर के समान लगते हैं, और यहाँ पर दुकानें भी हैं। तो ये दोनों का कस्बे हैं ये, और देहाती इन्हें ही शहर मानते हैं। लेखक कहते हैं कि वो जो बस है चढ़ाई और माने ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ती फिर नीचे उतरती, इसी प्रकार फिर दूसरी पहाड़ियों पर चढ़ती फिर उतरती, ऐसी चढ़ाइयों और उतराइयों का बारी बारी से अनुभव करते हुए हम जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत विश्राम करते हुए कहाँ पहुँचे, एक स्थान पर फिर पहुँचे, वहाँ थोड़ा विश्राम किया, नाश्ता किया,
और शाम के 4:30 बजे तक बनिहाल रेस्ट हाउस के सामने पहुंच गए। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में, मतलब वहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि हम जैसे कि हम जमीन से जमीनी तल से कितनी ऊपर है, ऐसा कुछ लिखा नहीं था। इसलिए इस स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में कैसे पता चल पाता कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। हाँ, यहाँ हमने जलपान किया, विश्राम किया, लेकिन अगर यहाँ कुछ समय ज़्यादा लगा, इसलिए लेखक वहाँ पर चहलकदमी करने लगे, मतलब टहलने लगे। और छोटी छोटी सी चीज़ें सारे देश को, उन्होंने कोई ऐसे सामान कुछ देखे जो यहाँ तो मिल ही रहे थे, उनके केरल में भी मिलते थे। तो छोटी छोटी चीज़ें देश को कैसे एकता के सूत्र में बांध देती हैं, लेखक यही सोच रहे थे। कहते हैं खोजने पर केरल का साबुन भी यहाँ मिल जाता। बस फिर क्या था, फिर आगे बढ़ी, जवाहर सुरंग की ओर बढ़ी। अब हम जवाहर सुरंग पार करने वाले थे, लेखक का ऐसा कहना है। इस पथ पर जब लेखक जवाहर सुरंग पार कर रहे हैं तो उस रास्ते पर चलते हुए वो पुलकित मने उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि जिन इंजीनियरों ने ये जो जवाहर सुरंग बनाई थी उनकी अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत जो योग्यता थी, अदम्य साहस, उनका साहस कि एक दुर्गम पर्वत को उन्होंने सुरंग के रूप में बदल रहे थे। तो ऐसा अदम्य साहस और उनकी कार्य क्षमता कि उन्होंने एक दुर्गम पर्वत को भी विशाल सुरंग का रास्ता देकर कश्मीर और भारत को पूरे वर्ष भर के लिए जोड़ रखा है ना। नहीं तो कभी कभी बर्फबारी होती है तो फिर बीच में पर्वत पहाड़ ढक जाते हैं और रास्ता कश्मीर जाने के लिए बंद हो जाता है। लेकिन इस सुरंग के माध्यम से साल भर के लिए रास्ता खुला रहता है। प्रकाश धारा बहाती, अब सुरंग अंधेरी होती है, इसलिए उसमें लाइट से रोशनी करती हुई, सीटी बजाते हुए बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। बड़ा ही रोमांचकारी दृश्य था, माने भय और खुशी देने वाला ऐसा दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति को अब इस सुरंग को देखकर क्या लग रहा था कि मानव शक्ति तो श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ शक्ति यहाँ पर मशीन की शक्ति नजर आ रही थी, है ना। मशीनी यंत्र शक्ति माने मशीनों की शक्ति को और श्रेष्ठ मानते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। विचारों में डुबकी लगाने ते रहने से पता ही नहीं चला, मैं ये लेखक इन्हीं विचारों में खोए हुए थे और तभी जवाहर सुरंग पार हो गई। अब हम बस उतार पर थे। उतार था मैं अब प्लेन एरिया था, जिस तरह भारत के कई राज्यों में है समतल एरिया। तो समतल एरिया में हम काजीगुंड पहुंचे। काजीगुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी, प्लेन थी, इसलिए बड़ी तेजी से बस आगे बढ़ रही थी, है ना। पहाड़ियां उसे पार करनी नहीं पड़ रही थी। पर्वतों की भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान इस यात्रा का अनुभव हो रहा था लेखक को। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ये पूरी तरह से शाम को बस पहुंची तो पूरे तरह रोशनी से नहाई हुई थी, ज्योतिर्मय प्रकाशित हुई थी, सभी तरह लाइटें जल रही थी। लेखक ने उसके रजकण को माने श्रीनगर की धूल को छूकर प्रणाम किया और अपने आप को धन्य समझा। वर्षों की लेखक की इच्छा थी, अभिलाषा थी कि वो कश्मीर के दर्शन करे, है ना। आज वो पूर्ण हुई, इसलिए लेखक का हृदय कर रहा था कि वह ईश्वर को धन्यवाद करे, है ना, क्योंकि वो आज बर्फ और केसर के नगर को पे में उसने कदम रखा था। साफ सुंदर पर्यटक स्थल, है ना, जो वहां पर सैर करने आते हैं, यात्री होते हैं, उनके लिए साफ सुथरे से पर्यटक स्थल थे। स्वच्छ सड़कें थी, सुंदर छोटे बड़े से हरे हरे मैदान थे जो बहुत ही मनमोहक थे, बहुत मन को मोह लेने वाले, बहुत सुंदर थे। नगर के बीचों बीच झेलम नदी बहती है और उस झेलम नदी को पार करने के लिए अनेक छोटे छोटे पुल हैं जिनको वहां के लोग कदम कहते हैं, है ना। उस झेलम नदी को पार करने के लिए छोटे छोटे पुल बनाए गए, उसे कदम कहते हैं। वहां के बहुत से स्त्री पुरुष लंबा सा चोगा पहने रहते हैं और ऊनी कपड़े, पगड़ी, टोपी आदि को जब लेखक कैलेंडर में या फिर किताबों में देखता तो लगता था अनावश्यक है, इतना क्यों लवादा उड़े रहते हैं। लेकिन आज जब लेखक ने यहाँ के भूभाग, यहाँ के जमीन के हिस्से को देखा और यहाँ की जलवायु को
प्रत्यक्ष खुद अनुभव किया, तब उन्हें लगा कि इनका ये द्वारा जो मोटे कपड़े, ऊनी चोले, जो कपड़े पहने जाते हैं लंबे चोगे, वो आवश्यक हैं, है ना, इतनी ठंड में आवश्यक हैं। और कागड़ी की आवश्यकता भी लेखक को महसूस हुई कि हाँ, समझ आया कि ये अपने स्तन के साथ कागड़ी, छोटी सी सुलगती हुई सिगड़ी टाइप की, उसे भी अपनी शरीर के साथ रखते हैं गर्मी के लिए। सहज कौतूहल, लेखक के मन में कौतूहल, जिज्ञासा थी, इस कारण उसने वहाँ की भाषा के बारे में जानना चाहा। तो पता चला कि यहाँ बोलियां तो कई हैं, है ना, उपभाषाएं, उपबोलियां होती हैं ना, जैसे एक प्रमुख भाषा होती है, जैसे अपने यहाँ भी हिंदी बोली जाती है, उसके अलावा कई बुंदेली, बघेली, रेवाड़ी, सब भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं, उपभाषाएं, बोलियां। उसी प्रकार श्रीनगर की मुख्य जो भाषा है वो कश्मीरी और उर्दू है, लेकिन इसके अलावा कई बोलियां और भी बोली जाती हैं। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है और यह मठ बहुत ही पुराना है। जनश्रुति, जनता के कह के अनुसार यहाँ पांडव वंश के राजाओं ने ये शंकराचार्य पहाड़ी पर ये जो मंदिर है बनवाया। पांडव कौन? जो महाभारत में जिनका जिक्र होता है, उन राजाओं ने, उन पांडवों के वंशजों उनकी न्यू जनरेशन ने, जो राजा हुए, उन्होंने क्या बनवाया? ये मठ, बहुत पुराना मठ बनवाया। यहाँ शिव जी और शंकराचार्य की मूर्तियां हैं। ये मंदिर पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं। पहले लोग पैदल ही मंदिर पहुंच जाते थे, लेकिन अब मोटर के माध्यम से भी जा सकते हैं, वहां रास्ता बना दिया गया है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होने पर श्रीनगर का काफी हिस्सा दिखता है, क्योंकि शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। श्रीनगर के में जो डल झील है उसमें तैरते हुए बाघ नजर आते हैं, जो नावों पर बने हुए बाघ हैं, और साथ ही चारों ओर की जो पहाड़ियां वो फूलों से भरी हुई हैं वो नजर आती हैं। तो ये दृश्य बहुत ही मनमोहक लगते हैं। केरल में जन्म लेने वाले जगत गुरु कौन? शंकराचार्य। इनकी जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो भारत की उत्तर की सीमा पर है और गौरवपूर्ण, है ना, सम्मानित पद पर है। शिव जी की मूर्ति है और वहां शंकराचार्य की है। तो ऐसे गौरवपूर्ण सम्मानित पद पर शंकराचार्य की मूर्ति को देखकर लेखक का मन पहाड़ी से उतरकर लेखक सड़क पर आते हैं तो सामने डल झील है। डल झील में शिकारे, माने फूलों से सजी हुई नावें हवा में झूम रही, माने झोंके से झूम रही हैं। और डल झील कश्मीर की शान है, क्योंकि इसमें तैरते हुए बाघ हैं और आसपास सुंदर फूलों की पहाड़ियां हैं, कुछ बर्फीली पहाड़ियां हैं। तो शायर इसकी तारीफ करते नहीं अखाते हैं। छायाकार जो चित्रकार हैं, डल झील की सुंदरता को भिन्न भिन्न कोणों से, अर्थात अलग अलग एंगल से अपने कैनवस में उतारते हैं। लेखक कहते हैं कि पहली दृष्टि में देखकर मुझे लगा कि ये डल झील कोचीन की विशाल झील के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पर दूसरे क्षण लगा कि डल झील में जो पहाड़ों का सौंदर्य है, बर्फ का सौंदर्य है, और इस झील में तैरती हुई जो शिकारें हैं, हाउस बोट है, ये सारे जो आनंद हैं वो एक ही स्थान पर मिलते हैं। बहुत से राज्यों में बड़ी बड़ी झीलें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी खूबसूरत झील जहां सारी खूबसूरती एक साथ हो, वो सिर्फ डल झील में है। ये कश्मीर में ही है। डल झील कश्मीर के सौंदर्य का मुख्य केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है। जब हम लेखक कहते हैं कि हम डल झील पहुंचे, शाम हो गई, सब लोग जा चुके थे, माने भीड़ छट चुकी थी। 2-4 शिकारे थे जो हमारी भी सैर करने की इच्छा हुई, और 2-4 शिकारे थे जो इधर उधर भटक रहे थे। हमने एक शिकारे, जो फूलों से सजी हुई नावें शिकारे कहलाती हैं, तो एक शिकारे की माला को बुलाया, वो हमें घुमाने के लिए तैयार भी हो गया। और उसके पश्चात थोड़े ही मिनट में के पश्चात वो अपने साथियों को आवाज देने लगा, आवाज देकर कुछ बताने लगा। उसका चेहरे में थकावट होने के बावजूद भी अचानक खिल उठा। वह अपने
मित्र से मुझे मालूम हुआ, क्योंकि उसके जो लेखक के मित्र थे वो वहां की भाषा को समझते थे, तो उनके मित्र से मालूम हुआ कि वह ईद का चांद देखने के लिए सबको बुला रहा कह रहा है। वो हमें झटपट एक किनारे पे लगाकर बोला कि अब मैं नहीं जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, दूसरे को ले जाइए। हमने एक दूसरे नए शिकारे के मल्लाह यूसुफ को बुलाया, है ना, वो किशोर था, हमें तैयार होकर घुमाने के लिए, और बहुत तेजी से। लेखक कहते हैं कि नए शिकारे का मल्लाह यूसुफ एक किशोर अवस्था का टीनेजर लड़का था। वो बड़ी फुर्ती से चापू जो अपने शिकारे का के चापू चला रहा था, और लेखक के साथी भी उसका साथ देने लगे चप्पू चलाने में। तो वो मौज में आ गया, उसकी झिझक खुल गई, वो सुरीली आवाज में गीत गाने लगा, और वो कश्मीर का फोक सॉन्ग, है ना, लोकगीत ठेठ देहाती कंठ से गाने लगा। 2-4 लाइनें वो बार बार गा रहा था। लेखक को लग रहा था कि कश्मीर की मिट्टी में प्यार और मोहब्बत की महक है। वहां की प्रकृति ने, कश्मीर की प्रकृति ने जिस प्रकार की मिठास और मोहक रंग वहां के सेब और केसर में भर रखा है ना, सेब और केसर में जैसी मिठास है, जैसा जैसा मोह सुंदर रंग है, वैसा ही ऐसा सुंदर रंग यहाँ के जो किशोर टीनेजर बालक बालिकाएं हैं, नवयुवक और नवयुवतियां, नई उम्र के लड़के लड़कियां, उनमें भी वैसे ही सुंदरता भी है, और उनका हृदय भी उतना ही मोहब्बत से भरा हुआ कोमल है। गॉड ब्लेस यू बच्चों।